इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप सबसे एक बात पूछनी थी। क्या आपको लगता है कि भूकंप सिर्फ धरती पर आते हैं? अगर आपका जवाब है हां, तो आप गलत हैं। हाल ही में एक रीडिंग प्राप्त हुई थी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के इल्सा पेलोड से, जिसका काम था चंद्रमा की लूनर सिस्मिक एक्टिविटी को मापना, यानी कि वहां के भूकंपीय कंपन को सुनना, उसे रिकॉर्ड करना। और उसे मालूम चला है कि चंद्रमा पर भूकंप आते हैं। दोस्तों, इस सोलर सिस्टम में जितने भी पिंड मौजूद हैं, जहां पर लैंड मास है, यानी कि जमीन है जहां पर, वहां भूकंप आते ही आते हैं। ये एक रियलिटी है। पर क्या आप जानते हैं कि ग्रहों में जो भूकंप आते हैं उनका असर ज्यादातर 98-99% तक उसी ग्रह के अंदर होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ग्रहों तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब अगर हम आपसे कहें कि सूरज पर भी भूकंप आते हैं, तो क्या आप चौंकेंगे नहीं? दोस्तों, धरती पर, चंद्रमा पर, बृहस्पति पर, शनि पर किसी भी ग्रह में भूकंप आए, तबाही उसी ग्रह में होती है। लेकिन अगर सूरज में भूकंप आ जाए तो तबाही पूरे सोलर सिस्टम में होती है। जी हां दोस्तों, इन्हें सोलर क्वेक्स कहा जाता है। जैसे अर्थ क्वेक होता है, उसी प्रकार इन्हें सोलर क्वेक्स कहा जाता है। और जब ये भूकंप सूर्य की धरती पर आते हैं तो वहां से एक बहुत बड़ी मात्रा में कोरोनल मास इजेक्शन होता है। ये समझ लीजिए, ये लावा किस्म का मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकली बहुत पावरफुल होता है, काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसमें रेडिएशन होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। और ये पूरे के पूरे स्पेस वेदर को, हम सिर्फ सूर्य के मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे सोलर सिस्टम की, पूरे सौर मंडल के जो मौसम है, जिसे स्पेस वेदर कहा जाता है, उसे अफेक्ट कर देता है। ये कोरोनल मास इजेक्शन इतना जोरदार फेंकाता है वहां से, सूर्य की धरती से, कि आपको बता दें 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो CMEs, कोरोनल मास इजेक्शन जिसे कहा जाता है, वो ट्रैवल करता है। और इन्हें ही कहा जाता है दोस्तों सोलर तूफान, सौर तूफान। और ये कई बार ऐसा हुआ है कि धरती के अलग अलग कोनों में ब्लैक आउट्स कर चुके हैं। आज तक हमारा एग्जिस्टेंस बहुत छोटा सा रहा है दोस्तों धरती पर। मानव जाति का जो विकास हुआ है बहुत ही कम समय में हुआ है। और अगर हम देखें, जो बुद्धिमान मानव वाली बात करें, तो 2000 साल ही बीते हैं हमारे एग्जिस्टेंस को, जहां खरबों अरबों बिलियंस मिलियंस जो साल में चलता है इनका टाइम, जो सोलर सिस्टम है उसका, आकाशीय पिंडों का, ब्रह्मांड का, उसके कंपैरिजन में 2000 सालों का एग्जिस्टेंस, 5000 सालों का एग्जिस्टेंस, 1 लाख सालों का एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है दोस्तों। और आपको बता दें, धरती पर 5 एक्सटिंक्शन इवेंट्स हुए हैं, 5 ऐसे बड़े बड़े विलुप्तीकरण के इवेंट हुए, घटनाएं हुई हैं, जब धरती में से 98% जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो सब खत्म हो गए। ये 5 हमें मालूम है और न जाने कितने हुए। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि जो कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य की धरती पर हो रहे हैं, जो वहां पर भूकंप जब आते हैं, सोलर क्वेक्स जब आते हैं, तो उसका प्रभाव धरती तक भी आता है। और हो सकता है कि मार्स, जहां पर हमारे ऑर्बिटर्स, हमारे जो कैमराज वहां प्लांट किए हैं नासा ने, जो कि वहां के ऑर्बिटर में घूम रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं, और वहां ऐसा नजर आ रहा है कि पानी बहा था कभी यहां पर, आज नहीं लेकिन पहले नदियां जरूर बहती होंगी मार्स की सरफेस पर, मंगल की सरफेस पर, लेकिन अब नहीं है। तो दोस्तों, क्या सूरज की इसी मून क्वैक ने मंगल को बंजर बना दिया, उसे, उसके वायुमंडल को उससे छीन लिया? अगर ऐसा मंगल के साथ हो सकता है, तो क्या ये धरती के साथ नहीं हो सकता? क्या हम ये नहीं कह सकते कि सूरज में कोई ऐसा बड़ा क्वेक आ सकता है जिसके कोरोनल मास इजेक्शन से पूरी की पूरी धरती की रेडिएशन की वजह से पूरी धरती का जो वायुमंडल है वो खत्म हो जाए, धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसरप्ट हो जाए और धरती पर प्रलय आ जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। और इसीलिए सूरज को समझना, सूरज की सतह पर हो रही गतिविधियों को पढ़ना, स्टडी करना, और उनकी गतिविधियों के मिनिएचर फॉर्म, जब छोटा कोरोनल मास इजेक्शन होता है, छोटे भूकंप आते हैं, कितने दूर तक आता है कोरोनल मास इजेक्शन? सूरज के क्रोमोस्फीयर में क्या हो रहा है, उसके फोटोस्फीयर में क्या हो रहा है? क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर उसका इलाका है सूरज का, जिसकी सतह से ऊपर की तरफ आते आते हैं तो मिलता है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वैसा उसका क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर है। वहां क्या गतिविधि हो रही है? इवन सूरज जो है, उसे पास से स्टडी करने पर हमें पता चल सकता है कि सूरज जो है इस प्रकार से दिखता है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नोट करके रख लें, और उसके बाद हमारे पास हबल टेलीस्कोप है, जेम्स वेबर टेलीस्कोप है, उसकी मदद से हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन टेलीस्कोप्स की मदद से ब्रह्मांड खोजें
और हमें ऐसा कोई सूरज अगर नजर आए तो उसके आसपास भी हमारी पृथ्वी जैसा हैबिटेबल प्लैनेट हो सकता है। तो सूरज को पढ़ना हमारे लिए हमारी जिंदगी को बचाने जितना जरूरी है, हमारे लिए एक धरती जैसी दूसरी धरती से दूर खोजने के लिए जरूरी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबका बाप निकला आदित्य L1। और ये जो कर गुजरने वाला है दोस्तों, उससे नासा भी हैरान होने वाला। हालांकि नासा ने अपने प्रोब को सूरज के बेहद करीब तक पहुंचाने में सफलता हासिल की, तो उसके पास बहुत सारा डेटा है। लेकिन देखिए दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रयान 1 के दौरान हुआ था, दुनिया को मालूम ही नहीं था कि चांद पर पानी मौजूद हो सकता है। सब सिर्फ कयास ही लगाते थे। लेकिन चंद्रयान 1 पहला मिशन था भारत का, फर्स्ट मिशन, और पहले ही मिशन में उसने वो खोज करी कि आज वो 2008 का वक्त था चंद्रयान 1 का, और आज 2023 का वक्त है, और चंद्रमा पर 50 साल के बाद वापस अमेरिका को लौटना पड़ रहा है अपने एस्ट्रोनॉट्स के साथ। दोस्तों, वो एक खोज 2008 की चंद्रयान 1 की, उसने स्पार्क कर दिया है एक नई मून रेस को। ठीक उसी तरीके से हो सकता है, ठीक है, बेहतर एडवांस प्रोब भेजा था, सोलर प्रोब भेजा था नासा ने, लेकिन हमारा आदित्य L1 भी पीछे नहीं है। इसमें जो पेलोड्स लगे हैं, जिस प्रकार से इसके जो इमेजिंग कैमरास हैं दोस्तों, 1440 इमेजेस पर डे खींचेगा। ये हर मिनट में एक फोटोग्राफ खींचेगा ये सूरज का, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाके L1 पॉइंट जिसे कहते हैं, लैंजरैन पॉइंट कहते हैं इसे, यहां जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर लेगा, और वहां 5 साल तक लगातार हर मिनट एक फोटो खींचकर भेजेगा, जिसमें जो गतिविधि हो रही है सूरज की सतह पे। जब वहां छोटा सोलर क्वेक आता है, छोटा सोलर भूकंप आता है, तो कितने दूर तक के जो CMEs है, जो कोरोनल मास इजेक्शन है, वो कितने दूर तक जा रहा है। और ये जो फ्लेयर उठ रही है, जो आंच उठ रही है, लपटें जो वहां से उठती हैं इस दौरान, तो प्री फ्लेयर के पहले, प्री फ्लेयर कहा जाता है उसे, उसके पहले किस टाइप की सिचुएशन रहती है उसे स्टडी करेगा लगातार। और उसके बाद कोई बड़ी गतिविधि अगर होने वाली रही तो उसके पहले हमें एक चेतावनी मिल जाएगी। जिस प्रकार से हमारा जो वेदर सिस्टम है सैटेलाइट्स का, वो बता देता है कि यहाँ पर जो है बहुत तेज मात्रा में बारिश होने वाली, तूफान आने वाला, सुनामी आने वाली। ठीक उसी तरीके से ये जैसे हमारे जो सैटेलाइट सिस्टम है जो कि अर्थ के वेदर को मॉनिटर करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम सोलर वेदर को और स्पेस की वेदर को मॉनिटर करने के लिए आदित्य L1 का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हमें आने वाले अगले भयंकर सोलर तूफान से बचा सकता है, हमारी सैटेलाइट्स को बचा सकता है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बचा सकता है, हम सबकी जानों को बचा सकता है दोस्तों। तो बेहद जरूरी है आदित्य L1। आज लॉन्च हो रहा है, 11:50 में लॉन्च हो जाएगा, और हमारी शुभकामनाएं है कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ था, आदित्य L1 भी जरूर सक्सेसफुल हो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से